हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्रिया एक्सप्लोर। सो क्लास 6 की एनसीईआरटी आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और ज्योग्राफी हमने पहले कंप्लीट की हुई है और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ना। आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर सीटेट का भी एग्ज़ाम अगर आप नेक्स्ट देने वाले हैं, जो कि जुलाई 2025 में देखने को मिलेगा, या फिर केवीएस का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, DSS भी दे रहे हो, तो हर एक जगह पे हर एक एग्ज़ाम में आपका जो एनसीईआरटीज़ है वो पूछा जाता है ना। सो क्लास 6 आज कंप्लीट हो जाएगी, 2 चैप्टर्स जो कि आज हम समरी में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद मैंने सोचा है कि हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी है वो पहले कंप्लीट करेंगे और समरी ही डिस्कस करेंगे ना। सो चलिए शुरू करेंगे। जो भी फर्स्ट टाइम होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ। सो भाई चैप्टर 6 आपका रहेगा पृथ्वी के प्रमुख स्थल। अब जो पृथ्वी है उसमें वो एकदम समतल नहीं है या फिर सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नहीं देखने को मिलते हैं। हर एक चीज़, जैसे कि वो पठार हो, पर्वत हो, झीलें हों, हर एक चीज़ जितना भी आप इस पिक्चर पे देख पा रहे हो ना, आपको नज़र आती हैं देखने में। और इन सबको मिला करके ही एक तरह से जो हमारी पृथ्वी है, ये लाइक एक तरह से डाइवर्सिटी बहुत है ना, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और यही हमें यहाँ पे देखना है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी और जो हाईलाइट है वो आप रिवीजन के तौर पे कभी भी रिवाइज कर पाओगे ना, डाउनलोड करके। तो भाई पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने की प्रक्रिया को ही अपर्दन कहा जाता है। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण हो जाता है। यानी कि अपर्दन जो किसी सतह को घिस करके हटा देती है और निक्षेपण वापस से उस लेयर को वहाँ पे ले आती है ना। तो ये अपर्दन और निक्षेपण की जो क्रियाएँ हैं ये कैसे होती हैं, तो ये भाई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कई प्रक्रियाएँ हैं, जैसे कि बहता हुआ जल हो गया, वायु, बर्फ के द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं ना। जैसे कि काफ़ी बहाव रहा, पानी का तेज बहाव रहा, तो वहाँ पे अपर्दन की क्रिया हो जाती है। फिर से पानी का बहाव आया और वापस से वो चीज़ें बह कर के वहाँ पे आ जाती हैं। तो ये जो है प्रक्रिया चलती रहती है ना, जैसे कि वाटर साइकिल होता है, वैसे ही अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया भी आपकी चलती रहती है ना। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये 3 फैक्टर हो जाते हैं। और भाई इनकी ऊंचाई, हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर पाते हैं ना। सो भाई पर्वत क्या है ना, पर्वत हम किन्हें कह देते हैं, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है ना। आप नेचुरली देखोगे, मतलब पर्वत कोई बनाता नहीं है, और नेचुरली आपको नेचर में नज़र आएगा। जैसे कि बच्ची देख रही है ना, प्रयोग करके देख रही है प्रॉपर, तो इस तरह से जो आपको स्थल में, नेचर में जो उठा हुआ पोर्शन नज़र आएगा वही पर्वत कह दिया जाता है। और कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जिन्हें हिमानी कह दिया जाता है। ठीक है, यानी कि पर्वतों के ऊपर जाओगे, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड होता है, काफ़ी ऊंचाई पर वो होते हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी लो रहता है ना, और वहाँ पे आपको बर्फ़ जमी हुई नज़र आएगी, जिसे हिमानी कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं, हिमानी कह दिया जाएगा। और इसके बाद आपका नेक्स्ट फैक्टर, जैसे कि आपने देखा होगा ना कि पर्वत जो होते हैं वो एक क्रम में भी लगे हुए होते हैं ना, जैसे कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहते हैं ना। तो श्रृंखला क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें कई सारे पर्वत एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, तो उन्हें कह दिया जाता है भाई श्रृंखला। क्या कह देते हैं, श्रृंखला कह दिया जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे पर्वत श्रृंखला भी होती हैं जो कि समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होती हैं, यानी कि पैरेलल चलती हैं और कई किलोमीटर तक फैली हुई होती हैं। जैसे कि हिमालय पर्वत हो गया, आल्पस हो गया, एंडीज, क्रमशः एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यानी कि एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका 3 कॉन्टिनेंट में आपके ये फैले हुए, आपको लाइक हिमालय आपका एशिया में हो जाता है, आल्पस है तो ये आपको यूरोप में नज़र आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका में एंडीज हो जाएगा ना। ये पूरा एक श्रृंखला में आपको लाइक, अगर हिमालय देखोगे ना तो प्रॉपर इधर उत्तर में, अगर ये इंडिया का मैप में यहाँ पे बनाऊँ इस तरह से, तो यहाँ से लेकर के पूरा इस एंड से लेकर के पूरा लास्ट अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है हिमालय। ठीक है, ऐसे ही आपका एंडीज हो जाता है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट जो एक तरह से पर्वत है वो देखने को मिलता है। कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में है। और पर्वत जो है स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्पस जो है वो वलित पर्वत के उदाहरण हो जाते हैं। कौन कौन से, तो आपका जो हिमालय पर्वत है और आल्पस, इन्हें वलित पर्वत कहा जाता है, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है ना, कुछ कॉनिकल वे में आपको नज़र आता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है। कौन सी, अरावली। अब ये जो अरावली है राजस्थान के एरिया में आपको
नज़र आती है। अपवर्धन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है ना, जैसे कि अपवर्धन में हमने ऊपर पढ़ा कि अपवर्धन का मतलब क्या होता है, ऊपरी लेयर का हटते जाना ना क्रमशः, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो घिस जाती है। और उत्तरी अमेरिका के आल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है, ये बहुत ही पुराने वलित पर्वत की श्रेणी में आते हैं। और नेक्स्ट हो जाएगा भाई भ्रंशोत्थ पर्वत क्या होते हैं। वलित पर्वत हमने जान लिया, उसके एग्जाम्पल समझ लिए। अगला है भ्रंशोत्थ पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड यानी कि हास तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश यानी कि ग्राबेन कहा जाता है ना, जैसे कि ये पिक्चर में आप यहाँ पे देख पाओगे ना। उत्खंड भ्रंश यानी कि ऊपर उठा वाला हिस्सा कहलाता है, जो नीचे धंस चुका होता है उसे द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। और यूरोप की राइन घाटी वासजेस पर्वत इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हो जाते हैं। यूरोप में पाया जाता है आपका राइन घाटी, और दूसरा है वासजेस पर्वत, इस तरह यानी कि भ्रंशोत्थ पर्वतों के उदाहरण हो जाते हैं। और एटलस में दिए गए, एटलस में विश्व मानचित्र से इनकी स्थिति आप देख सकते हो कि यूरोप कॉन्टिनेंट जानते हो ना आप, तो वहाँ पे इजीली आप मैप में देखोगे तो आपको इनकी स्थिति पता चल जाएगी ना। नेक्स्ट है ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत। भाई ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी की क्रियाओं के कारण ही उत्पन्न होते हैं, जैसे कि अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण हो जाते हैं। यानी कि जब ज्वालामुखी का उद्गार देखने को मिलता है, ठीक है, ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उसी से निर्मित होते हैं ये पर्वत, जिसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल किलिमंजारो अफ्रीका का हो जाएगा और फ्यूजियामा जापान का है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पर्वतों में खेले जाने वाले कुछ गेम्स भी हैं जो स्पेशली वहीं माउंटेन्स पे ही खेले जाते हैं ना, जैसे कि पैराग्लाइडिंग करना, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ये ज्वालामुखी का उद्गार किस तरह से होता है, मैग्मा का निर्माण किस तरह से होता है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना। अभी जानते हैं पठार के बारे में। तो पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है, यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसकी ऊपरी भाग मेज के समान सपाट देखने को मिलती है ना। और अगला कह रहे हैं कि भारत में दक्कन पठार पूरे पठारों में से एक है, पुराने पठारों में से एक है, जैसे कि केन्या, तंजानिया, युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इसके उदाहरण हो जाते हैं ना। और तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें बहुत सारे खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं ना। तो भारत में हमें समझ में आ गया कि दक्कन का पठार है जो कि सबसे पुराना पठार माना जाता है ना, और बाकी ये सारी चीज़ें आपको पूर्वी अफ्रीका में नज़र आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार है। तिब्बत का पठार तिब्बत चाइना में मिल जाएगा आपको, और सबसे ऊंचाई पर भी आपका तिब्बत का ही पठार है, ठीक है। नेक्स्ट है अफ्रीका का जो पठार है सोना एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है ना। जो अफ्रीका का पठार है स्पेशली यहाँ पे गोल्ड और जो डायमंड है इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है ना, पठार पर स्वर्णरेखा नदी स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात यहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि पठार वगैरह पठार क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जलप्रपात देखने को मिलते हैं ना, क्योंकि यहाँ जो नदियाँ हैं ऊंचाई से गिरती हैं। तो जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा भारत में छोटा नागपुर का पठार है, यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी बहती है जहाँ पर हुंडरू जलप्रपात देखने को मिलता है ना, और कर्नाटक का जोग जलप्रपात हो जाएगा। और लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो कि लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता देखने को मिलती है, इस कारण से काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। अभी मैदान को समझते हैं। मैदान से रिलेटेड कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नदियाँ पर्वतों के ढालों पर, ठीक है, जो नदियां हैं पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं और अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे कि पत्थर, बालू, सिल्ट को ये घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं, और इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण
होता है। सामान्यतः मैदान जो हैं बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं ना, जो मैदान वगैरह देखने को मिलता है, क्योंकि जो नदियाँ होती हैं ना, नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई जो उपजाऊ मिट्टी होती है वही क्या होती है, उसी के आसपास जम जाती हैं और उससे जो मैदान का निर्माण होता है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ देखने को मिलता है ना। और यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है ना, इसलिए मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं ना, जैसे कि एशिया में स्थित है भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान और चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हो जाते हैं ना। देखिए जो नदियाँ होती हैं ना, नदियों के आसपास जो मैदान होते हैं वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ माने जाते हैं, जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के आसपास का मैदान और चाइना में यांगत्से नदी के आसपास का मैदान जो है मनुष्यों के रहने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो क्रॉप वगैरह है, फसल वगैरह है, उनको अच्छी तरह से यहाँ पे ग्रो किया जा सकता है। और यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक भी होती है, क्योंकि इसी के आसपास लोग आकर के बस जाते हैं नदियों के किनारे ही, क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ पर जो भूमि है, समतल भूमि की प्रचुरता यानी कि पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है। अब स्थल रूप और लोगों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इतना खास कुछ है नहीं है जो कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में दिए हैं, आप चाहें तो इनको सॉल्व भी कर सकते हैं ना, इन क्वेश्चन से भी काफ़ी हेल्प मिलती है आपको। सो मूव करेंगे, नेक्स्ट की तरफ आएंगे। केवीएस और जैसे कि मैंने बताया ही था कि हर एक एग्ज़ाम हो, केवीएस हो, बीपीएससी हो, DSSS हो, आपका नेक्स्ट आने वाला सीरेट का एग्ज़ाम हो या फिर रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो पेपर 2, उसमें SST है, तो हर एक एग्ज़ाम में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी ना। ये लास्ट चैप्टर रहेगा 7th और इसके बाद आपका क्लास 6 की NCERT जो है कंप्लीट हो जाएगी ना। हमारा देश भारत, तो स्पेशली इंडिया से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे कि उत्तर में यहाँ हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है तथा दक्षिण में हिंद महासागर है ना। अगर हम इंडिया का मैप बनाए ना कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये आपका इस तरह से नज़र आ जाएगा ना। और इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ अरब सागर है, ऊपर देखेंगे तो हिमालय पर्वत आपका यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है और हिंद महासागर आपको दक्षिण में नज़र आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा इंडिया है जहाँ पे चीज़ें आपको नज़र आती हैं। प्रायद्वीप स्थल वह भाग है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है ना। और जैसे कि अगर हम इंडिया के निचले हिस्से को देखते हैं ना, तो ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, इधर भी वाटर है, इधर भी और इधर भी, तो नीचे वाला हिस्से को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। आगे की बात करते हैं तो भाई भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता देखने को मिलती है ना। अगर हम द्वीप देखते हैं तो द्वीप 2 हैं और एक आपका लक्षद्वीप हो जाता है, ठीक है, एक लक्षद्वीप है और दूसरा हो जाता है अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार। तो इस तरह से ये 2 आइलैंड है जो आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं ना। नेक्स्ट हम चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। अभी तो पहले भी आ चुका है, खैर इसमें अपडेट नहीं हुआ है ना, क्योंकि 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखा जाए ना तो भारत की जो आबादी है 120 करोड़ से भी अधिक मानी जाती है। अब स्थिति की बात करें कि भारत की स्थिति क्या है, तो भाई भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम पूरे इस जो ग्लोब है हमारा उसमें देखें तो ये लगभग उत्तरी गोलार्ध में मान के चल सकते हैं, इंडिया कहीं यहाँ पे आपको नज़र आ जाता है ना। कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 सेकंड उत्तर तथा 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तरी अक्षांश के बीच में है और पश्चिम से लेकर के पूर्व तक भारत का जो विस्तार है 68 डिग्री 7 सेकंड पूर्व तथा 97 डिग्री 25 सेकंड
पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है ना। तो ये ओवरऑल आपको एक जैसे कि अगर हम इस तरह देखें और ये विस्तार, तो आपको ये 8 डिग्री 4 सेकेंड नज़र आएगा और नीचे आपका 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तर की तरफ, और इधर से इधर वाला आप ये समझ सकते हो ना, लाइक 68 से 97 डिग्री तक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं जो आपको फैक्चुअल चीज़ें हैं जो याद होना चाहिए ना, कि इंडिया की भारत की स्थिति क्या है। और अगर हम बात करते हैं कि इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का, लाइक अगर हम समय का निर्धारण करना चाहते हैं ना, तो समय के निर्धारण के लिए जैसे कि हर एक का एक अगर हम इस ग्लोब में देखते हैं ना, तो ये जो आपका मेडिटेरियन जो देशांतर है, देशांतर और अक्षांश दोनों की ज़रूरत होती है, पर स्पेशली जो देशांतर होते हैं वो किसी भी जगह के समय को निर्धारित करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं ना। तो इसके लिए देखते हैं भाई, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी अगर हम इधर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं ना, तो 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है समय में। ठीक है, जैसे कि आप साइड में देख भी सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय रेखाएं बनाई गई हैं ना, जिसके हेल्प से हम ईजिली समय का निर्धारण कर पाते हैं। अगर हम भारत में देखते हैं तो लगभग 2 घंटे का जो डिफरेंस है टाइम का, यानी कि इंडिया में ही देखने को मिल जाता है ना, यहाँ से यहाँ के बीच में। अगर हम यहाँ से यहाँ कंपेयर करें तो यहाँ से यहाँ में 2 घंटे का डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्वी के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले है ना, ठीक है, लाइक पश्चिम में अगर हम देखते हैं तो गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले ही हो जाता है ना। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय कहा जाता है। इस यामयोत्तर को भारत का मानक यामयोत्तर कहा जाएगा ना। कौन सा? तो ये जो 82.5 डिग्री आप देख पा रहे हो। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है। भारत के हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो कुछ स्थल में हैं और कुछ जल में हैं। कौन कौन से हैं ये देख सकते हैं। ये पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान है, इधर तिब्बत यानी कि चाइना हो गया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सारे स्थल में हो जाते हैं। और अगर हम पानी की तरफ जाते हैं तो भाई इधर आपको श्रीलंका नज़र आ जाएगा, इधर मालदीव्स हैं। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल इतने देश हैं जो कि भारत के नेबर कंट्रीज़ में आ जाते हैं ना। तो ये इनका नाम याद होना चाहिए आपको। भाई 2 द्वीप कौन कौन से हैं? तो आइलैंड्स आपके श्रीलंका और अच्छा द्वीप में जो कि पड़ोसी में आते हैं ना, तो श्रीलंका और मालदीव्स हो जाएगा, बाकी पड़ोसी में आ जाते हैं। और पाक जल संधि द्वारा भारत को श्रीलंका से अलग किया जाता है ना। कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, इस जगह पे ये जो आप देख पा रहे हो ना, पाक जल संधि इसे कहते हैं। जो सक्रिय सी रास्ते होती है इसे ही कहा जाता है पाक जल संधि, और श्रीलंका और भारत को अलग करने का काम यही करती है। अब भारत में अगर हम राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन की बात करते हैं तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलता है। यहाँ पर बांटा गया है। दिल्ली भारत की राजधानी है और राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ था। पहले अगर हम बात करें तो भाई भौतिक विभाजन की बात कर रहे हैं तो ऊपर पढ़ के भी आ रहे हैं अभी पहले 6 चैप्टर में कि पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपके भौतिक विभाजन के अंतर्गत आ जाती हैं। हिमालय पर्वत 3 मुख्यतः समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। और एक तरह से 5 पहाड़ी स्थानों के नाम से अगर हम देखते हैं ना, तो लाइक ओवरऑल यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला हो जाती है ना, यानी कि पहला है आपका वृहत हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, मध्य हिमालय या फिर इसे हिमाचल कह लीजिए, और तीसरा हो जाता है आपका शिवालिक। यानी कि इस तरह से क्रम से आपको नज़र आएंगी ना, क्रम से, यानी कि पहले आपको वृहत हिमालय नज़र आता है, फिर उसके बाद आप देखते हैं तो मध्य हिमालय है, उसके बाद शिवालिक हिमालय है। सबसे पुराना ये हो जाता है, सबसे नवीनतम आपका शिवालिक हिमालय हो जाएगा। भारत के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है और ये मैदान समतल सपाट है जो कि सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इन्हीं की सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, उन्हीं के निक्षेप से निर्मित किया गया है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है और यह शुष्क, गर्म और रेतीला दिखाई देता है आपको ना। और
इसके उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है ना, कुछ इस तरह से आपको ये नज़र आता है दक्षिण भाग की तरफ। इसके उत्तरी पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला मानी जाती है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर के नर्मदा, ताप्ती नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, और ये सिर्फ 2 ही ऐसी नदियाँ हैं जो कि इधर आपका जो अरब सागर है उसमें जाकर के गिर जाती हैं। ठीक है, कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। बाकी जितनी भी नदियाँ आपको पता हैं वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। उस पठार के पश्चिम में स्थित घाट या सह्याद्री पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, और पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान देखने को मिलता है। इन पठारों में खनिज वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। और इसके बाद हमारे पास भाई कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि प्रवाल जो होता है ना, प्रवाल भित्ति क्या होती है? सो प्रवाल जो है छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं ना, उसी में वो डेड बॉडीज़ जो होती हैं, कंकाल वगैरह, उसी में कलेक्ट होते जाते हैं और एक प्रवाल का रूप ले लेते हैं ना, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के रूप में होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊँचे हो जाते हैं, और तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। जैसे कि लक्षद्वीप जो है ना, इंडिया का जो लक्षद्वीप है, या आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो, वो सबसे बड़ा इंडिया का एक प्रवाल द्वीप का उदाहरण माना जाता है। अगला है भाई कि हमारा जो जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जैसे कि हमने ऊपर ही डिस्कस किया था ना कि अरब सागर में आपकी ताप्ती और नर्मदा गिरती हैं, जबकि बाकी सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर, यानी कि जहाँ पे ये गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा बनता है। ठीक है, लास्ट हमने जैसे कि बताया कि भारत में 2 द्वीप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? लक्षद्वीप समूह, और जो कि एक प्रवाल भित्ति का उदाहरण है, और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना। ये सिर्फ 2 ही हैं और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये ओवरऑल हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, और ये क्लास 6 की NCERT जो है ना यहीं पे एंड होती है। सो अगर सेशन थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी कर दिया करें। सो क्लास की PDFs वगैरह आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।